आप सबको नमस्कार। आचार्य रीना शर्मा जी को इंट्रोड्यूस करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, आपने उनको हर प्लेटफ़ॉर्म पे देखा हुआ और मेरे चैनल पे बहुत देर से आ रही हैं। तो मैं सीधा ही मुद्दे में जाऊँगा क्योंकि मुद्दे बहुत हो गए हैं और अनसर्टेनिटी बहुत हो गई है। अब सीजेपी कह रहा है कि हम सीज़न 2.0 लेके आ रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार के अंदर स्टूडेंट्स कह रहे हैं, एक लीडर कह रहे हैं रादर कि भैया मैं भी अब मंत्री का इस्तीफ़ा माँगूँगा, महाआंदोलन करूँगा, आमरण अनशन करूँगा। तो क्या अब ये हमारे देश की गति ये हो गई है कि वन आफ्टर द अदर हमें कोई ना कोई प्रोटेस्ट से डील करना पड़ेगा और किस दिशा में जाएँगे? क्योंकि कुछ प्रोटेस्ट हिंसक हो जाते हैं, कुछ पीसफुल रहते हैं। तो क्या लग रहा है किस दिशा में जाएँगे? आपका बहुत-बहुत स्वागत रीना शर्मा जी जुड़ने के लिए और मैंने कहा सीधा सवाल से ही शुरू करता हूँ। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन एंड आपके सभी ऑडियंसेस को मेरी तरफ से नमस्कार। आपने सही कहा, बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं और ये मुद्दे उठने का समय है, क्योंकि जिस तरीके से मेजर टू मेजर प्लैनेट्स सैटर्न एंड जुपिटर जिस तरीके से कनेक्टेड हैं, जिस तरीके से मोक्ष त्रिकोण को एक्टिव किया हुआ है, जिन नक्षत्रों में वो हैं, दैट इज क्लियर इंडिकेशन कि पावर शिफ्ट हो रहा है। और जब पावर शिफ्ट होता है या कोई भी इस तरीके का बड़ा बदलाव होता है जहां कड़े फैसले लेने की जरूरत पड़ती है, वहां आंदोलन होना या लोगों का ऑपोजिशन में बोलना या कुछ ऐसी सिचुएशंस का होना, ऐसे सर्कमस्टांसेस का क्रिएट होना जिससे एक बड़ी स्मूथ सेलिंग बोट भी डगमगाने लगती है, उस तरीके की सिचुएशन डेफिनेटली चल रही है। आंदोलन की जहां तक बात है, इफ यू रिमेम्बर हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी, तो मैंने बोला था उस लास्ट शो में कि ये आंदोलन, चाहे वो सीजेपी हो, चाहे और कोई जो बिहार में आंदोलन हो रहे हैं, या जो आप सीजेपी पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, सो ये अगस्त एंड तक, टू बी प्रिसाइज अगर मैं बोलूं तो सितंबर मिड तक, उसके पहले पहले दिस इज गोइंग टू गेट ओवर, ये सब शांति हो जाएगी। वाई? बिकॉज इससे भी बड़े मुद्दे आ रहे हैं या आने वाले हैं। देयर समथिंग बिगर इन द एयर। सो जैसा हुआ था कि रशिया यूक्रेन चल रहा था, लेकिन उसके बाद में यूएस और ईरान हो गया, तो रशिया यूक्रेन को सब भूल गए। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। कंपैरेटिव स्टडी होता है ना। सो ये जो आंदोलन वाली बात है, ये कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाएगी, दब जाएगी, बैक सीट ले लेगी, बिकॉज देर आर बिगर इश्यूज कमिंग विच आर ऑन द कार्ड्स। जी, ये आप जब बिगर इश्यूज की बात कर रहे हैं तो एक बार ही मुझे याद आया, कुछ कहते थे अगर भैया एक जगह दर्द हो रहा है, दूसरी जगह ज्यादा दर्द शुरू हो जाए तो आप दर्द भूल जाते हैं। तो ये दर्द वाले से भूल जाएंगे या कुछ अच्छे से भूल जाएंगे? तो व्हाट वुड बी द रीजन? क्योंकि भूलना इज ओके, बट रीजन क्या लग रहा है आपको भूलने का, क्या होने वाला है? दोनों ही बातें हैं। एक तरफ जो आपने बोला कि जो मैं बोल रही हूँ कि बड़े इश्यूज आएंगे, वो तो है ही है। उसके अलावा ये भी नजर आता है, क्योंकि शनि ऑलरेडी वक्री हो गए हैं और अब जुपिटर भी आगे जाके दिसंबर में 13 दिसंबर को वक्री होने वाले हैं। उसके पहले राशि परिवर्तन करने वाले हैं 31 अक्टूबर को। जब राहु और केतु का राशि परिवर्तन होता है और इन दो बड़े प्लैनेट्स में इनके जो प्लेसमेंट या सिचुएशन में बदलाव आता है, so all the four karmic planets are getting activated in between October and December. So वो वाला पीरियड है जब पॉलिसीज बनेंगी, कुछ ऐसे पॉलिसीज, कुछ ऐसे बिल पास होना, कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स आना जो फेवर में होंगे स्टूडेंट्स के, फेवर में होंगे यूथ के, तो कहीं उनको भी मन में शांति आएगी, वो भी थोड़ा शांत होंगे। और दूसरी तरफ जो उस तरीके के यूथ है जो एक्चुअली स्टूडेंट्स हैं भी नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नीट के स्टूडेंट्स वहां थे भी नहीं आंदोलन में, बट दे वर जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, ऑपोजिशन ने उनको प्रोवोक किया था, या वो सिर्फ बनना चाहते थे उस प्रोटेस्ट का पार्ट, या फिर एक्सटर्नल पार्टीज ने उनको फोर्स किया था, जो भी कारण था। वो उस तरीके की वो छटनी हो जाएगी कि जो रियल सेंस में एक मुद्दा है उसको एड्रेस कर दिया जाएगा, और जो अननेसेसरी ऑपोजिशन क्रिएट किया जा रहा है टू क्रिएट अ काइंड ऑफ पैनिक और टू क्रिएट अ काइंड ऑफ डिस्टर्ब्ड सिनारियो इन द गवर्नमेंट और इन द रूलिंग पार्टी, वहां पे आप देखेंगे कि अपने आप ऑटोमेटिकली चीजें शांत होनी शुरू हो जाएंगी। हिना जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने कहा कि अब ये जो यूथ प्रोटेस्ट है इससे बड़ा होने लगा। मैं थोड़ा इसमें डीप डाइव करूंगा क्योंकि बड़े में तो वॉर भी हो सकता है, भारत के अंदर टेरर भी हो सकता है, पर मैं पहले यूथ पे रहना चाहता हूँ और बड़े पे बाद में आता हूँ। यूथ में दो तीन चीजें हैं।
एक तो हम पॉलिटिकल लैंग्वेज भी चेंज हो रही है। अब उसको बहुत लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को अब्यूज़ किया, फिर बहुत आपत्तिजनक बातें बोली जो मुझे बहुत अजीब लगी। बट यूथ में कुछ लोग कह रहे हैं क्या ये जस्टिफाइड है? क्या हम इस दिशा में जाएँगे? फिर हाल ही में कांग्रेस के एक बड़े नेता राहुल गांधी स्टेज पे कोई कमेंट कर रहे हैं तो एकदम से इटली की प्राइम मिनिस्टर को ड्रैग कर लिया जाता है। अगर वो अभी रिसेंटली हुआ कि आप क्या गले पकड़ के ऐसे मिल रहे थे। अब एक डिफरेंट देश और फ्रेंडली देश कि आप प्राइम मिनिस्टर को भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मॉकिंग वे में लेके आए। तो क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स जिस तरह चलती थी उसका बिल्कुल चेंज होने वाला है? और ये गुड बैड दोनों वेज में, बट अब ये चेंज इस दिशा में आगे बढ़ेगा या आपको लगता है ये अभद्र था और इसके अगेंस्ट लोगों में रिएक्शन आएगा? व्हिच वे डू यू सी पॉलिटिक्स गोइंग? So politics is actually becoming a dirty politics now. You said it very correctly. You have given words to my thoughts. जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब भी प्लानिटरी प्लेसमेंट्स यही थे, लेकिन वहां पे एक लॉ, एक लीगल जो एक पॉलिसी बनी हुई थी कि हाँ, संध्या समय या सूर्यास्त के बाद वॉर नहीं होगा, या कोई निहत्था है तो उस पे हम अटैक नहीं करेंगे, उसको किसी तरीके से हम घायल नहीं करेंगे। वो सब कुछ भी यहाँ मान्यता नहीं है, कुछ भी माना नहीं जाएगा। एवरी विच वे, वो चाहे गलत हो सही हो, जैसा भी तरीका हो, बस आपको अपना पॉइंट रखना है। सो ये भी महाभारत की तरीके के प्लानिटरी प्लेसमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके के नियम या किसी भी तरीके की नीतियां या किसी भी तरीके के क्लॉजेस को फॉलो नहीं किया जा रहा। सो दैट इज वाई द सिचुएशन राइट नाउ इज वेरी बैड। और जब ऐसा होता है तब वैकेंसी क्रिएट होती है, वैकेंसी क्रिएट होती है और नई चीजें आती हैं, बिकॉज देर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। बोलते हैं ना कि अति हो जाती है जब किसी चीज की, तो फिर वो समाप्ति की तरफ जा रहा होता है। तो यहाँ ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या इस तरीके के जो जो लोग हैं जो भ्रांतियां फैला रहे हैं या इस तरीके की सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं, उनके अंत का समय है ये, क्योंकि शनि आखिरी राशि में है और अंत तो होगा ही। सो और अंत होने के लिए पहले उन्हें सामने आना पड़ेगा, पिक्चर में आना पड़ेगा। until and unless you take out the dirt from the crevices, you can't clean it, right? वैक्यूम क्लीनर को घुसा घुसा के आपको निकालना पड़ेगा उसको। so that is what is happening right now. जी, क्योंकि ये जो हमने चेंज की बात की, इस चेंज के अंदर मीन्स भी चेंज हो रहे हैं। जैसे मैंने कुछ जेन ज़ी से बात की तो एक टाइम पे इंस्टाग्राम वाज़ अ रील कैजुअल मीडियम, अब वहाँ पे पॉलिटिकल चर्चा बहुत हो रही है। मैंने पूछने की कोशिश की, मैंने कहा इंस्टाग्राम के बाद क्या आएगा? तो कुछ यंत्र बोला स्नैपचैट, फिर कुछ ने मना किया नहीं स्नैपचैट तो सिर्फ मिलने के लिए है। मैंने पूछा और कौन-सी साइट्स आ रही हैं? बिकॉज़ वी मस्ट अपडेट आवरसेल्फ। तो बोला नहीं-नहीं ये तो आपके लिए एप्रोप्रिएट नहीं है। बट एप्रोप्रिएट और नॉट, अगर साइट्स हैं वो चाहे लोगों के मिलने की साइट्स हों, बट अगर वहाँ पे राजनीति चलेगी तो वो बहुत डिफरेंट होगी टीवी मीडिया की या ट्विटर की राजनीति से। तो आपको लगता है ये एक तरह से जो ये यूथ लेड मूवमेंट्स हैं, इसके फॉर्म ऑफ राजनीति फंडामेंटली डिफरेंट होने वाले हैं अर्लियर फॉर्म्स ऑफ राजनीति से? डेफिनेटली जब आपने ये वाली बात की है तो आपने नोटिस किया होगा, यही यूथ जो पहले सिर्फ क्लबिंग करता था अब भजन क्लबिंग करता है। हुँ, सो हुँ, सडनली द प्लेटफॉर्म इज द सेम बट द कंटेंट इज चेंजिंग। सो वो अब जाके देखेंगे तो वहाँ हनुमान चालीसा हो रही है, सात्विक भोजन, वेजिटेरियन खाना सर्व किया जा रहा है। ऑल द यूथ एंड एवरीबडी इज यू नो रिसाइटिंग हनुमान चालीसा, सब एक साथ पूरे एक फ्लो में उसको फॉलो कर रहे हैं या भजनों को फॉलो कर रहे हैं। सो सनातन एक इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है कि वो अपनी तरफ यूथ को भी खींच रहा है। और अभी क्योंकि ये बड़ा एरेटिक टाइम है, ये वाला साल बड़ा एरेटिक है टिल मार्च अप्रैल तक, लेकिन उसके बाद यूथ को भी समझ आनी शुरू हो जाएगी। बिकॉज अभी जैसा मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मार्स इज ऑन द ड्राइविंग सीट। सो हुँ, मार्स जैसे जैसे राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे जैसे राशियां बदल रहे हैं, तो अलग अलग मेलेफिक प्लैनेट्स को मिल रहे हैं। अभी जैसे टॉरस में हमारा जो भारत है उसके लगन में राहु बैठे हैं और वहां मंगल ट्रैवर्स कर रहे हैं। सो मंगल और राहु अंगारक योग क्रिएट कर रहे हैं। मार्स इज ऑल्सो द यूथ एनर्जी, द यंग एनर्जी, द यंग ब्लड। सो वो उबल उबल के आ रहा है इन अ नेगेटिव वे, क्योंकि राहु मति भ्रम करे हुए है। जैसे ही मंगल वहां से मूव करेंगे और मिथुन में जाएंगे, वहां पे पहुंच के फिर वो मंगल को मिलेंगे, तो ये अग्रेशन मुझे अभी कम होता नहीं दिख रहा है, बट इसका पोजीशन बदल जाएगी, प्लेसमेंट बदल जाएगा, क्योंकि जिस तरफ वो मंगल बढ़ रहा है तब वो प्रोटेस्ट मुझे नेबरिंग कंट्रीज में होते हुए नजर आ रहे हैं आफ्टर लेट्स से 40-45 डेज। सो अभी जो यहाँ भारत में चल रहा है
आप थोड़े दिन बाद बांग्लादेश या और दूसरे जो नेबरिंग कंट्रीज है, मे बी चाइना, वहां पे प्रोटेस्ट या सड़कों पे उतरते हुए लोगों को देखेंगे। और उसके भी नेक्स्ट लेट्स से अराउंड 75 80 और 90 डेज बाद, अराउंड मिड ऑफ अक्टूबर, इट विल बी यूएसए, वहां की सड़कों पे प्रोटेस्ट होंगे। सो इट इज अ टाइम फॉर प्रोटेस्ट, बट इज इट इन द राइट सेंस, ये हमें देखना है कहाँ पे ये राइट सेंस में हो रहा है। और वही एक फिल्टरेशन की बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले करी। वी आर गोइंग टू फिल्टर इट, addressing to the right and vanishing the finishing or eradicating the wrongs. जैसे आपने बोला मार्स यूथ एनर्जी को है, तो क्या ये दशा इस तरह चल रही है कि यूथ को ज्यादा अफेक्ट करेगी? क्योंकि जब आपने बोला तो आई रजिस्टर्स कि जो चेंज आया है या उथल पुथल आई है या जो एनर्जी आई है वो यूथ में आई है। अबव 35 कोई इतना इन्वॉल्व नहीं हुआ इसके अंदर। वो Right. सारी एनर्जी चाहे इंस्टाग्राम पे हो चाहे सड़क पे हो, सड़क पे तो यार बहुत कम थी, बट इंस्टाग्राम पे एटलीस्ट वो सारी यूथ की थी। तो इट इज पर्टिकुलरली और पिक्यूलरली अफेक्टिंग द यंगर पीपल मोर than people above 35, कुछ ऐसा भी डिफरेंस आता है? Yes, and you said it very correctly. Why on Instagram and why on roads not that much? Why? Because राहु के साथ मंगल मिले हैं, और भारत की दशा भी मंगल की महादशा है और राहु की अंतरदशा है। So Rahu and Mars are active in the dasha pattern and are active in the transit as well. और जिस तरीके के placements हैं तो वहां भी activated हैं। That is why the age bracket which you just mentioned below 35, वो एक्टिवेटेड था, एंड मोस्टली इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया या इंटरनेट को यूज करके एक्टिवेटेड था। और राहु का तो ये सबको पता है, आई मीन इट्स अ वेरी कॉमन सेइंग कि जिस तरीके से राहु एकदम उठाता है वैसे ही गिराता भी है। सो जैसे ये आपकी कॉकरोच जनता पार्टी आई थी या ऐसे प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, वैसे ही वो खत्म भी होंगे ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट। जी, आपने थोड़ा, मैं दूसरे देशों पे जाता हूँ, नेबर में पहले आपने कहा कि कुछ दिनों बाद 2-3 महीने बाद वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो सकते हैं। पाकिस्तान तो बहुत देर से सफ़र कर रहा है, बलूचिस्तान, पीओजे के जो नया शुरू हो गया, अफ़गानिस्तान, तो क्या हालात देखते हैं आप पाकिस्तान की? उनका भी इंडिपेंडेंस डे आ चुका है 14 अगस्त, तो हाउ डू यू सी दिस ईयर गोइंग फॉर पाकिस्तान? So for Pakistan, I had sent the chart with you. If you can just हाँ, share it on the screen, once it will be again, I'll very just, easy for the हाँ, audience to understand. So when जी, Pakistan was created, देखिए जब पार्टीशन हुआ था, तब लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला कि बस 15 अगस्त का आपको दिन दे रहा हूँ, और इसी दिन आपको ये पार्टीशन का जो है ये आपको फाउंडेशन डे बनाना है, हुँ, और आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है वो साइन करना है। सो दिस वाज डिसाइडेड बाय, और हाँ, मैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी को इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि तब भी जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एस्ट्रोलॉजी फॉलो करा। आज भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, उनकी शायद एस्ट्रोलॉजर्स की बड़ी अच्छी टीम है। सो ये जो पाकिस्तान का लगन है ये भी, और जो भारत का लगन है ये भी, भारत के लगन को एस्ट्रोलॉजिकली सिलेक्ट किया गया था बाय टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजर्स एट दैट पॉइंट इन टाइम। बुलाया गया था उन्हें, उज्जैन से बुलाया गया था। और पाकिस्तान की जो कुंडली बनी थी, जैसे बोलते हैं ना कि टॉस किया गया तो हु वाज द विनिंग पार्टी, सो वहां पे भारत का टॉस जीता गया था, तो भारत को प्रायोरिटी मिली गई थी कि आप चूज कर सकते हैं, तो भारत ने चूज किया अपना मुहूर्त, whereas पाकिस्तान डिड नॉट चूज, एंड दैट इज व्हाई द लग्न ऑफ पाकिस्तान इज मेष। और वहां पे जो प्लैनेट्स जैसे प्लेस हुए वो आके फोर्थ हाउस में हुए, इतने सारे प्लैनेट्स। फोर्थ हाउस मतलब आपका आपका खुद का लैंड, आपका सुख स्थान, आपका ड्वेलिंग प्लेस जहां आप रहते हो। और मार्स एंड मून, चंद्रमा का जो नक्षत्र था वो भी आर्द्रा मिला, वेरस थोड़े से ही मिनटों के फर्क पे भारत का जो नक्षत्र है वो पुष्य है। पुष्य इज अ वेरी ब्यूटीफुल नक्षत्र, उसको महा नक्षत्र कहा जाता है, वेरस आर्द्रा हुँ, इज अ वेरी क्योटिक नक्षत्र। सो फोर्थ हाउस में जो मेरा ड्वेलिंग प्लेस है, वहां पे अगर ऐसे प्लैनेट्स हैं अश्लेषा नक्षत्र में, और मंगल और चंद्रमा दोनों आर्द्रा के हैं, राहु सेकेंड हाउस में आ गया, केतु एट्थ हाउस में आ गया, इट्स वेरी क्लियर। पहले देखिए, जब हमें पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है पहले प्रॉमिस देखिए कुंडली में। सो प्रॉमिस दिख रहा है कि यहाँ पे तो जो सुख स्थान है वो पीड़ित है, वो टूटेगा ही टूटेगा और कई बार टूटेगा। दूसरा, उसको जब फ्रक्टिफाई करने की बारी आती है तो दशा पैटर्न को देखते हैं। नाउ द दशा पैटर्न इफ यू सी राइट नाउ, तो वीनस की महादशा है शुक्र की, और उसमें बुध की अंतरदशा है, और शुक्र और बुध दोनों उस फोर्थ हाउस में बैठे हैं जो कि मासिस का घर है। और अब जो नेक्स्ट दशा आने वाली है शुक्र में केतु की, वो एक छिद्र दशा है। सो जो आपने सवाल किया कि पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है,
छिद्र दशा is supposed to be a very erratic, very volatile दशा period. So अक्टूबर 2026 के बाद, to be precise 26 अक्टूबर के बाद, you will see that पाकिस्तान कुछ ऐसी बड़ी गलती करेगा on provocation of other countries कि वो सीधा भारत से पंगा लेगा, और जहां पाकिस्तान ने कुछ इस तरीके का एक्शन लिया, उसका जो रिपरकशन वो झेलेगा, दैट विल बी द टाइम जिसको मैं बार बार इतने समय से बोल रही हूँ कि डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया जाएगा, लैंड इधर अक्वायर हो जाएगी, हमारा खोया हुआ पार्ट हमें मिल जाएगा, और पाकिस्तान विल ब्रेक इनटू पीसेस. So one of the part will come to India, the other part might go to Afghanistan. That is also seen. वहां भी जा सकता है. So Pakistan will be in shacks. और ये जो समय है ये अक्टूबर 2026 टू दिसंबर 2027 का है. So if I am giving a date, it doesn't mean that it's happening in October. It's a long window from October 2026 to December 2027 because that's the छिद्र दशा period. So पाकिस्तान तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि अब समय आ गया है कि दशा पैटर्न एक्टिवेट हो गया है, और जैसे ही ट्रांजिट आना या प्रत्यंतर दशा का आना मतलब होता है कि पोस्टमैन आ गया है और घंटी बजा रहा है. सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. द डिलीवरी बॉय इज about to come, and act or the event will take place. आप जब कह रही हैं कि पाकिस्तान मिसचिफ करेगा, भारत के साथ कुछ कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान ओपन वॉर तो कोई समझता नहीं करेगा, बट वो जो उसकी मिसचिफ होती है यूजुअली वो फॉर्म लेती है कोई आतंकवादी घटना करने की. पर आपको लग रहा है कि ऐसी संभावनाएं बढ़ रही हैं, भारत के लिए इन अ सेंस अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि वो करेगा तो बड़ा ही करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से भारत को इतना रिएक्ट करना पड़े कि पाकिस्तान की आप कह रहे हैं भूमि भारत में वापस आए. सो डू यू थिंक दैट थ्रेट इज ऑल्सो देयर फॉर भारत ऑफ समथिंग वेरी बिग पाकिस्तान ट्राइंग टू डू इनसाइड भारत? जी, बिल्कुल ऐसा है, और वो टाइम फ्रेम भी मैं आपको बताती हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला. मंगल मूव कर रहे हैं, तो जब मंगल कर्क राशि में आएंगे, विच इज द कैंसर साइन, विच इज द थर्ड हाउस फॉर इंडियाज कुंडली, थर्ड हाउस में आएंगे, तब आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, बिकॉज कुर्मा चक्र के हिसाब से या थर्ड हाउस में के हिसाब से अगर मैं देखती हूँ, तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड. वहां की बाउंड्रीज पे डिस्टरबेंस होगा और पाकिस्तान की तरफ से होगा, और पाकिस्तान को जो हवा दी जाएगी वो जो कंट्रीज होंगे वो दो कंट्रीज होंगे, और वो दोनों कंट्रीज खुल के नहीं उसको सपोर्ट करेंगे, छुपे हुए तरीके से सपोर्ट करेंगे, बिकॉज नेपच्यून छिपी हुई चीजें दिखाता है. सो नेपच्यून, शनि, ये सब का कॉम्बिनेशन, शनि का वक्रत्व में होना, प्लस बिल्कुल हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां राहु केतु अपना एक्सेस बदल रहे हैं. ये जो इक्लिप्सेस आए हैं, सो ये दो इक्लिप्सेस एक ही पक्ष में पड़ना, प्लस मार्च में दूसरा इक्लिप्स का एक सेट आने वाला है. सो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, सो ये सब बहुत ज्यादा नजर आता है और काफी प्रोमिनेंट हो जाता है कि वॉलेटिलिटी आएगी और डिस्टर्बेंस आएगा और उस जोन में आएगा. हिना जी, आप कह रही हैं कि पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए, उकसाने के लिए कुछ प्लेयर्स आएंगे. पाकिस्तान तो वैसे भी एक्साइटेड ही रहता है कि भारत में कुछ बुरा करने की वो कोशिश करता रहता है. तो जब ये प्लेयर्स आएंगे, एक चीज़ तो ये हुई है, पाकिस्तान ने कुछ डिफेंस रिश्ते बनाए हैं सऊदी अरेबिया से, टर्की से, बट आप हिडन प्लेयर्स की बात कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी तरह की शक्तियां होंगी? जो एक तो टर्की भी लोग मानते हैं, उसके दिमाग में एक सपना है कि भैया मेरा कैलिफेट बनना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर वो तो कुछ हद तक खुल के सामने आ रहा है. तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी शक्तियां, बिकॉज रियल डेंजर तो फिर उन शक्तियों से होगा जो पाकिस्तान को ऐसे ट्राई करेंगे कि भारत के अंदर मिसचिफ करे? That's China and USA. Both the countries, two countries I said. ये दो कंट्रीज हैं जो हिडन तरीके से, छुपे हुए तरीके से, छिपाव के साथ करेंगे, और फिर उसके बाद जब अनसक्सेसफुल होंगे तो उसके बाद चाइना दोबारा एक बार कोशिश करेगा इन द फॉर्म ऑफ साइबर अटैक्स बाय द एंड ऑफ September 2027. September 2027 is the time जब वो दोबारा, because China is even Pakistan, they are the kind of neighboring countries जो हार नहीं मानते हैं, बार बार लगे रहते हैं like a spider. So China फिर से आएगा, लेकिन boots on the ground नहीं आएगा, kinetic action जैसा नहीं होगा, वो हमारे
सर्वर्स को, सिस्टम्स को, हमारे जितना भी टेक्नोलॉजिकली जो एक फाउंडेशन, एक बेस हमारे कंट्री का बना हुआ है, इंटरनेट है, बहुत सारी चीजें फंक्शन करती हैं आज के टाइम पे, उस सब को डिस्टर्ब करेगा और एक वायरस दोबारा से भारत में छोड़ेगा, which can become a threat to the health side or the medical side of it. हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उसको स्टिल अनसक्सेसफुल रहेगा। वो वायरस आएगा पर तब तक हम इतने सशक्त हो चुके होंगे, जो कि अभी हम वी आर वर्किंग अपॉन सो मेनी थिंग्स एंड सो मेनी ड्रग्स, बहुत रिसर्च चल रही है, तब तक काफी चीजें अंडर कंट्रोल होंगी। तो अब भारत का भी इंडिपेंडेंस के बाद एक तरह से नया साल शुरू हो जाता है 15 अगस्त 26 के बाद। तो इस साल में जो दो मेजर थ्रेट्स हैं, पहले मैं चाइना पे आना चाहता हूँ। कुछ लोगों का मानना है कि मैं जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी की नहीं, कि चाइना के साथ हमें अच्छे रिश्ते रखने चाहिए क्योंकि यूएस का प्रेशर है, एक चाइना, इंडिया, रशिया हो सकता है। दूसरी तरफ लोग कहते हैं नहीं, हमें यूएस के तरफ जाना चाहिए, उसमें मैं बाद में आता हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली आपको क्या लगता है कि चाइना के साथ भारत के किस तरह के रिश्तों में भारत को ज्यादा फायदा है? चाइना के साथ किसी भी तरीके के रिश्ते में भारत को फायदा नहीं है, पर बस इतना है कि चाइना में जो टेक्नोलॉजी अब तक रही है, अगर उससे वो कुछ सीखना चाहते हैं, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ और जैसा मैंने नॉर्मली लोगों को समझाया है, आई प्रीच दिस, ऑलवेज फिल्टर द गुड। सो चाहे वो चाइना हो चाहे यूएसए हो, मैं तो ये बोलूंगी अपने जो हमारे रूलिंग पार्टी है या जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं हमारे देश के राजा या हमारी गवर्नमेंट, कि वो उस चीज को थोड़ा सा सीखने की, फिल्टर करने की कोशिश करें कि व्हाट इज गुड इन देम, जस्ट फिल्टर दैट एंड चक द रेस्ट ऑफ इट। तो आपके अनुसार जो ये चाइना और इंडिया म्यूचुअल इंटरेस्ट में, क्योंकि बहुत सारी बातें चलती हैं जियोपॉलिटिक्स में, इजराइल कहा जा रहा है, यूएस कहा जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट आपको, आपके अनुसार एस्ट्रोलॉजिकली म्यूचुअल कॉपरेशन या गुड टर्म्स की अगर भारत कोशिश करता है तो वो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा, धोखा होगा, या मतलब किस तरह आपको लगता है कि कोई भी रिश्ते, 100% धोखा होगा, 100% धोखा होगा। एंड 2029, बाय 2029 एंड, जो अगर आपको याद हो मेरे शब्द, मैंने कहा था मिड 2027 के बाद कौन दोस्त है कौन दुश्मन है समझ में आने लगेगा। सो वो समझ में आने लगेगा एंड बाय 2029 चाइना विल एक्चुअली कम ऑन द फोर फ्रंट एंड ओपनली। अभी जो सब कुछ छिपाव के साथ हो रहा है वो ओपनली सामने नजर आने लगेगा एंड ओपनली वो जो एक ओपन आर्ग्यूमेंट होता है या ओपन डिसएग्रीमेंट होता है वो होने लगेगा। एंड ताइवान और चाइना कहीं ना कहीं इसमें म्यूचुअली अग्री करने लग जाएंगे, वेयर एज नाउ राइट नाउ दे आर नॉट इन अग्रीमेंट ऑन मेनी थिंग्स। पर जहां भारत की बात आएगी वहां म्यूचुअल अग्रीमेंट आ जाएगा उनमें। पर भारत और चाइना के बीच में एक अग्रीमेंट जैसी सिचुएशन ना तो उसके लिए फायदेमंद है और ना ही मैं होते हुए देखती हूँ आगे 2029 में, तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म, क्योंकि रिश्ते अच्छे करने का मतलब धोखे का चांस है, तो लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। तो हाउ डू यू सी दिस प्लेइंग आउट, क्योंकि रीजन तो यही है और जी दोनों ही एंशिएंट सिविलाइजेशंस भी हैं, इकोनॉमिकली भी दोनों अब ग्रो करी हुई हैं। तो हाउ डू यू सी दिस प्लेइंग आउट? थोड़ा लॉन्ग टर्म बात करूं मैं, इंडिया और चाइना। सो लाइक आई सेड 2029 में फोर फ्रंट में आ जाएंगे एंड देन देयर इज अ वॉर, वर्ल्ड वॉर काइंड ऑफ अ सिचुएशन इन आफ्टर 2030। सो 2030 के बाद सो मेनी कंट्रीज विल बी इन्वॉल्व्ड इन इट। और जब किसी भी तरीके का एक वर्ल्ड वॉर जैसी चीज हो रही है जहां बहुत सारे कंट्री के रिसोर्सेज जा रहे हैं एंड कंपैरेटिवली व्हेन आई एम आल्सो सेइंग दैट इंडिया इज मच बेटर ऑफ, then obviously the other countries are losing their resources in a big way. So मैं जहां चाइना और भारत को अगर कंपेयर करती हूँ, तो चाइना जो आज टेक्नोलॉजिकली शायद हमसे, आज तो नहीं बोलूंगी, कुछ समय पहले तक टेक्नोलॉजिकली हमसे ज्यादा ऊपर था या अच्छा था, वो उसका जो इमेज है वो धीरे 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 ग्रेजुअली खत्म हो रहा है। एंड बाय द टाइम इंडिया इज गेटिंग राहु महादशा, चाइना पिछड़ जाएगा। इंडिया विल बी टेक्नोलॉजिकली मच मोर स्ट्रोंगर इन एविएशन, in technology, in defense and so many other things. तो वहां पे चाइना का जो अपना एक अस्तित्व है वो खत्म होता दिखता है मुझे, चाहे वो ओल्ड हेरिटेज है उसका। बट डेमोग्राफिकली ऑल्सो वी नीड टू चेक, चेक द कंट्री। सो डेमोग्राफिकली भारत इज
much more safer and much more healthier than China or Japan or any other country. हाँ, वो जो हमने शुरू में बात करी यूथ की एनर्जी है, वो अगर सही दिशा में चैनलाइज हो तो भारत एक यूनिक पोजीशन में है. देयर इज नो कंट्री विद द यंग पॉपुलेशन दैट वी हैव. पर आप वो देखती हैं, मैं अगर यूथ पूछूं, आप देखती हैं कि आने वाले समय में वो एनर्जी ठीक दिशा में चैनलाइज होगी, या वो डेमोग्राफी कैन बी अ बून और अ कर्स, या वो प्रॉब्लम, जॉब, इकोनॉमी क्राइसिस, किस तरफ देखती हैं आप यूथ एनर्जी? क्राइसिस है, इकोनॉमी भी फॉल हो रही है, जॉब्स भी जा रहे हैं, रिसेशन जैसा सीन आ रहा है, पर मैंने जो थोड़ी देर पहले बोला कि फिल्टरेशन हो रहा है, जो सही दिशा में है, जो राइट बात कर रहे हैं, जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं, उनको सपोर्ट किया जा रहा है, उनको रास्ते दिए जा रहे हैं. बट अ यूथ विच इज, जो बिल्कुल भटका हुआ है, जो समझने को तैयार नहीं है, ऑब्वियसली उसको वो रास्ते नहीं मिलेंगे. देन द फिल्टरेशन पार्ट इज हैपनिंग. That is one. Second, when the policies are made in favor of the youth or in favor of masses, obviously थोड़ी stability आएगी. Thirdly, the comparative study between other countries and Bharat. So, I mean, ये छोटी छोटी बातें हैं, शायद हम for granted लेके चलते हैं कि जुकाम खांसी हुआ और हम डॉक्टर के पास चले गए. If you are in America, can you do that? If somebody asks you कि हाँ अपना अल्ट्रासाउंड करा के आओ, is it easy for you to go and get it done? Do you have house helps there? Everybody is working. हमें आसानी से we just call the the apartment or the society gate or the agency कि हमें full time maid चाहिए, and we get it. Do we get it there? So as compared to the facilities, as compared to the living, the lifestyle and the easiness, I think Bharat is doing 100 times better than so many countries. And even in the अर्थव्यवस्था, ये जो आप फाइनेंशियल उसकी बात कर रहे हैं, मैं तो इतना फाइनेंस नहीं जानती और ना ही इतना टर्म्स पता मुझे, जीडीपी एंड ऑल दैट, बट उसके हिसाब से भी जब मैं ग्रहों को देखती हूँ तो कंपैरेटिवली भारत will be considered as an anchor country for so many other countries to get support from. So Bharat will be at a pedestal or at a place where economically also, financially also, we will be comparatively doing much better. आपने रीना जी बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड यूज किया, कंपैरेटिवली, और मैं वैसे भी यूएस में जाने वाला था, तो मैं एक ब्रीफली अपना इंसिडेंट बताता हूँ. किसी के साथ मैं भी यूएस में था, तो वो ऑब्वियसली एक बीपी की एक बेसिक दवाई या कुछ ब्लड प्रेशर की उनको प्रॉब्लम थी, तो घर से निकलने समय गलत गाड़ी ले ली. घर के अंदर गाड़ी होती है, उस गाड़ी में डब्बा नहीं था. आप अपने घर से 2 घंटे दूर हैं, बीपी जैसी एक बेसिक मेडिसिन जिसको हम मानेंगे, मतलब मस्ट बी समथिंग अदर प्रॉब्लम, आपको अपने डॉक्टर को फोन करना पड़ता है, डॉक्टर को आपको अप्रूव करना पड़ता है, आपका जो रजिस्टर्ड आपके घर के सामने मेडिकल स्टोर है जो रजिस्टर्ड है, वो उसको ही पिंग करता है. वो पिंग करके, अब क्योंकि आप तो वहां पे है नहीं, आपको गूगल मैप्स पे बोलना है कि मैं जहां जा रहा हूं वहां पे कौन सा स्टोर है, वो स्टोर या डॉक्टर डायरेक्टली उसको पिंग करे. डॉक्टर इतनी जल्दी तो फोन पे आता नहीं है, क्योंकि जब आप फार्मेसी के अंदर घुसते हैं वो आपको दवाई देने से ना करती है. इतनी पिंगिंग के बाद एक गोली मिलती है सिर्फ. मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ऐसी कौन सी बीमारी है जो एक गोली के लिए 1.5 घंटा गाड़ी में सिर्फ आप फोन पे बात करी जा रहे हैं, बिकॉज योर आईज आर गेटिंग रेड, कुछ होगा, स्ट्रेस, एंजाइटी, बीपी, समथिंग लाइक दैट. एक गोली के लिए यूएस सिटीजन आपको 1.5-2 घंटा लग जाता है, और उसके बाद भी वो ऐसे शक्की निगाहों से आपको एक गोली देते हैं. भारत में तो आप घुस जाएं किसी भी केमिस्ट की दुकान पे. That is what I'm saying, and the similar scenario has happened with me in 2 of the countries. Abu Dhabi में भी ऐसे ही हुआ था, यूएस में भी ऐसे ही हुआ था. Just for a small, आपको कहते हैं ना कि आपको indigestion हो गया बाहर का खाना खा के, so एक simple सा digestion के लिए जो Pantacid या हम normally we get it, you are not able to get it there. It's not easy. वहाँ पे मिल ही नहीं सकता. आप अपने डॉक्टर से फोन करवाओ, फिर वहां से प्रिस्क्रिप्शन सेंड करवाओ, फिर वो दिखाओ, वो भी वैलिड है कि नहीं है वो चेक करेंगे, तब आपको मिलेगा. So we should understand the kind of life we have been provided. We are blessed. We take everything for granted, just the way we take our breath for granted. सांस ले रहे हैं, हम realize भी नहीं कर रहे. जब सांस नहीं आती है तब पता चलता है कि सांस नहीं आ रही है. यस, तो ये मेडिकल तो है ही, पर मैं यूएस पे आया क्योंकि जब आपने पिछली बात की थी चाइना एंड यूएस, तो आपको क्या लगता है भारत के यूएस के साथ कैसे रिश्ते होने जा रहे हैं? क्योंकि अगेन हमारा इंडिपेंडेंस का एक नया साल शुरू हो रहा है. डज दैट ए मेक अ डिफरेंस व्हाट ईयर यू आर इन ऑफ इंडिपेंडेंस, लाइक जो इससे पिछला साल था और अब जो नया साल शुरू हो गया है, और
यूएस के साथ आपको क्या लगता है फर्क पड़ेगा? No, definitely. You asked a wonderful question. Maybe audience will be able to understand and connect with it in a better way. So जैसे हम लोगों की कुंडली होती है, humans की, individuals की कुंडली होती है, so हम उसमें birthday to birthday हम देखते हैं कि एक वार्षिक राशिफल बना, एक वार्षिक चार्ट बना है, एनुअल चार्ट बना है, तो वो साल आपका कैसा जाएगा, जिसमें एक टर्म होती है जिसे हम मुंथा बोलते हैं, मुंथा और मुंथेश, या फिर वहां कब की दशाएं होती हैं, मुद्दा दशा एंड ऑल दैट। सो वो सारी चीजों को देख के जब हम मंडेन में देखते हैं कि किस प्रकार आपका जो समय है किसी कंट्री का बदल रहा है, तो उस कंट्री का जो हमने चार्ट बनाया फाउंडेशन डे के उठा के, वो टाइम और वो डेट और वो प्लेस लेके, तो उसमें हम वार्षिक राशिफल बनाते हैं। उसका ईयरली, जैसे मोदी जी का बना या बीजेपी का बना या भारत का बना, सो वो उसके बर्थडे के हिसाब से बनेगा, बर्थडे टू बर्थडे। So this birthday has changed the annual chart for India also. So you're very right in saying कि क्या होने वाला है। So this जो पिछला था वो तो full of challenges था, ये भी full of challenges है, but by the time the year is ending, those challenges are getting some results also. Output भी है, challenge तो है, लेकिन साथ में आउटपुट भी मिल रहा है, रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। सो वर्चुअल भारत का इस बार बेटर है। पर यूएस के संबंध में कैसा रहेगा, जो आप यूएस की बात कर रहे हैं कि यूएस के साथ कैसा होने जाने वाला है? जी, सो देखिए, यूएस के साथ जो संबंध हैं वो बड़े न्यूट्रल रहने वाले हैं। कोई आगे दुश्मनी जैसा नहीं बन रहा है। जैसा व्यापारिक संबंध था वैसा ही वो व्यापारिक संबंध अभी भी चलेगा। वेदर डोनाल्ड ट्रम्प स्टेज देयर और डोनाल्ड ट्रम्प डजंट स्टे देयर, इट डजंट मैटर एट ऑल। यूएस के साथ भारत के संबंध एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, नाइदर वेरी फ्रेंडली नॉर वेरी इनमिकल। जी, और अगर मैं यूएस की ही बात करूं तो क्योंकि वो भारत को भी प्रभावित करने वाला है, ये जो वॉर चल रही है इसकी नेवर एंडिंग वॉर विद ईरान शुरू हो गया है। रोज ट्रम्प तो 4 बार ही पलटता है। तो एस्ट्रोलॉजिकली आप क्या देख रहे हैं, ये वॉर फैलती हुई, बढ़ती हुई, या अब जाके अब तो थमेगी, कितने महीने हो गए, या थमती हुई का कोई स्कोप नहीं है, इनफैक्ट नए रीजन्स में घुसेगी? नो, ट्रम्प की आपने बात करी और आपने वॉर्स की बात करी। there will be another surprise which is coming after 40 days. अब से 40 दिन बाद, today you can mention the date, आज हम बात कर रहे हैं, आज से 40 से 45 दिन के बाद you will see कि जैसे वेनेजुएला पे वहां से उठा लिया था उनके रूलर को, ऐसे दोबारा ट्रम्प एक एक्शन लेने वाले हैं, बिकॉज ट्रम्प इज अगेन बिकमिंग एरेटिक। अगेन दैट मंगल एंड चंद्रमा का कनेक्शन एंड उनका जो इक्लिप्स में होना, इक्लिप्स से इक्लिप्स के बीच का जब भी समय आता है ट्रम्प गोज क्रेजी। सो दिस इज दैट टाइम, यू नो, इक्लिप्सेस अभी आज 12 अगस्त को अभी पिछले 12 अगस्त को इक्लिप्स गया है, सोलर इक्लिप्स, जो कि स्पेन और पोर्टुगल में दिखा था, इंडिया में नहीं दिखा था। फिर लूनर इक्लिप्स आने वाला है 27 अगस्त को, और फिर मार्च 2027 में दोनों दोबारा से आएंगे, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। सो ये जो बीच का पीरियड होता है, दिस इज द मोस्ट वल्नरेबल पीरियड फॉर ट्रम्प्स इंटेलेक्ट and Trump's thought process, because even he doesn't know what he is about to do. So वो इस तरीके का सिचुएशन दिख रहा है। प्लस मंगल का जो ट्रांजिट है वो लियो लगन की उनकी कुंडली है, ट्रम्प की भी और यूएसए की भी। सो जिस तरीके से मंगल पहुंच रहे हैं, अभी वो मैंने कैंसर बोला, कर्क में बोला, और फिर वो सीधा लियो में ही पहुंच रहे हैं। सो यू विल सी, एंड वहां पे वक्री हो जाएंगे कुछ समय के लिए। सो एक वक्री मंगल लगन में बैठा हुआ है, और जो ट्रम्प का जो चंद्रमा है और जो मंगल है वहां कनेक्शन बना रहा है। सो इट्स अ वेरी वेरी फेटल पीरियड फॉर ट्रम्प ऑलरेडी, और डिसीजंस जैसे लेंगे तो दैट्स गोइंग टू रियली फॉल बैक ऑन हिम। उनकी, मैं तो पहले भी बोला है, उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, असैसिनेशन के चांसेस हैं, सो मेनी थिंग्स फॉर हिम, नॉट अ गुड पीरियड एट ऑल। अब ट्रम्प की बात कर रहे हैं तो मैं भारत के कुछ लीडर्स की बात करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट ही करूं प्रधानमंत्री मोदी के साथ, क्योंकि मुझे नहीं लगता उनके ऊपर इस तरह के वर्बल अटैक्स और इस भाषा में हुए हैं, एक्सेप्ट मे बी 2002 टू 2007। उस समय वो एक अलग स्थिति थी जब हुए थे, एक्चुअली हमारी मेमोरी में उतना है भी नहीं, पर वो तो आर्टिकल्स पढ़ते हो तो आप देखते हो किस तरह के उनके ऊपर अटैक्स हुए थे। बट इस बारी जो हो रहे हैं डायरेक्टली, चाहे वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट की आड़ में कम्युनिस्ट कर रहे हो, चाहे अब तो मंच से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कर रहे हो, और मैं वो सारी मॉकिंग चीजें और कई इंसल्टिंग चीजें और कई अब्यूजिव चीजें हर कैटेगरी में चीजें कर रहे हैं। तो हाउ डू यू सी दिस नाउ गोइंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज वी हैव नॉट सीन सच लेवल ऑफ अटैक इन लास्ट 10-12 years?
वेरी चैलेंजिंग पीरियड टिल हिज बर्थडे। 17 सितंबर तक तो बहुत चैलेंजिंग पीरियड है ही है उनके लिए। उसके बाद थोड़ा रिस्पाइट है, पर वो रिस्पाइट हमें बहुत समय तक नहीं दिखेगा, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर फॉर हिम विच आर पेंडिंग टू बी हैंडल्ड। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि सब तरफ से जो हमने शायद पहले भी बात की थी कि ही विल बी सराउंडेड बाय लॉट ऑफ पीपल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो इतनी सारी चीजें हो जाएंगी, और साथ में यही करने की कोशिश करी भी जा रही है दैट he feels as if there is nobody for him, but the kind of lagna he has. So just to tell you, उनका जो चंद्रमा का नक्षत्र है वो अनुराधा नक्षत्र है। चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र का, शनि के नक्षत्र का। और अनुराधा नक्षत्र का एक सिंबल होता है जो जिसे जो लोटस है, उसका सिंबल ही लोटस है, कमल। और अनुराधा नक्षत्र के जो डीटी हैं, जो देवता हैं, वो मित्र हैं। So have you heard Modi ji speaking mitron? He is speaking mitron all the time. Then the symbol of BJP, that is lotus. So no, I am very very sure that this is not done just by chance. This is actually a very thought through process, a very thought through thing. तो जिस तरीके से उन्होंने अपने नक्षत्र को, अपनी राशि को एक्टिवेट किया हुआ है, प्लस द काइंड ऑफ एनर्जी, द स्ट्रेंथ दैट हिज चार्ट हैज, आई डोंट थिंक दैट एनीबडी, उनको कोई उसको कॉर्नर नहीं कर पाएगा। और जैसा मैंने पहले बहुत बार बोला, ही विल बी कमिंग आउट विद फ्लाइंग कलर्स, और सारे चैलेंजेस को पार करके ही विल सॉर्ट आउट मेनी प्रॉब्लम्स। एंड मुझे तो बहुत हद तक लगता है कि दो चीजें तो उनको सॉल्व करनी ही करनी है मिड 2027 तक। एक तो जो मैं बोलती हूँ कि हम यूएन का पार्ट बनना है हमें, और दूसरा ये जो पीओके है, ये हमें वापस लाना है। सो हमारा जो पार्ट है, हमारी जो लैंड है, वो वापस आनी है। सो ये बहुत बड़े मेजर चीजें हैं, और ये छोटे छोटे एक्शंस जो हमें नजर आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कुछ कर नहीं रहे हैं। आई reiterate it again and again that it's a small part of a bigger game which is not even seen. That's चाणक्य नीति। आप मतलब मान रही हैं कि उनकी डेस्टिनी में अभी दो बड़े एजेंडा बचे, क्योंकि जो 12 साल पीएम हो चुके हैं वो तो अपनी डेस्टिनी, मतलब इससे ग्लोरियस डेस्टिनी क्या होगी। बट आप मान रही हैं अभी भी डेस्टिनी के अंदर दो अनफिनिश्ड एजेंडा बचे हैं, एक तो पाकिस्तान का कुछ हिस्सा, दूसरा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का बनना, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज वो बहुत संकटों में घिरे लग रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि द पीक इज बिहाइंड हिम। आपको नहीं लग रहा है Yeah. ऐसा? आपको लग रहा है बेटर होने वाला है? नहीं, टू मोर थिंग्स ऑन हिज एजेंडा। एंड जो अब आप खुद ही सोचिए, जो मजाक उड़ाया जाता था कि वो घूमते ही रहते हैं, इतना ट्रैवल में पैसा खर्च करते हैं, इस कंट्री जा रहे हैं, उस कंट्री जा रहे हैं। सो नाउ यू आर रियलाइजिंग द काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी और द काइंड ऑफ सिचुएशन वी आर सिटिंग इन। उसमें अगर हमारे टर्म्स, हमारे बहुत सारे देशों के साथ अच्छे नहीं हैं, या अगर हम उन्हें अच्छा करने के लिए एक डिप्लोमेटिक कनेक्ट बनाने के लिए गए थे, that's worthwhile, I feel. एब्सोल्युटली, वो तो है ही है। अब मैं एक वैसे लाइटर साइड क्वेश्चन, आप बोला मित्रों को वो सोच के बोलते हैं, अब इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स भी बोल रहे हैं, तो क्या कोई डिफरेंस है इस फ्रेंड्स मित्रों में, और इट्स द सेम थिंग? नो, एक्चुअली वो डिफरेंस तो है, क्योंकि जब आप एक जो टर्म या जो डीटी का नाम है, जैसे किसी का डीटी यम है तो वो यम ही बोलेगा, उसको वो डेथ गॉड तो नहीं बोलेगा। सो मित्रों को मित्रों ही बोलना इज समथिंग दैट ही ऑलवेज एड्रेस्ड, बट बिकॉज ही हैज टू एड्रेस द यूथ एंड ही वांट्स टू बिकम हर्ड बाय द यूथ, सो उनको वही लैंग्वेज यूज करनी पड़ रही है। और दैट्स अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ट्रेट दैट ही हैज। ही knows how to influence people, he knows how to impress people, he knows how to connect with people, बट डू and यू that थिंक connection is seen by the lagnesh sitting in the lagna. डू यू थिंक दैट लैंग्वेज आप यूज करते हैं तो कुछ लैंग्वेज मेक्स इट इजियर फॉर यू टू कनेक्ट, जैसे जो हमारी जनरेशन थी या ऊपर जनरेशन थी, मित्रों वर्क ब्यूटिफुली। डू यू थिंक फ्रेंड्स विद अ डिफरेंट जनरेशन, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट वर्ड, will work as beautifully, or it's going to be more challenging? No, it's working very well, rather I would say, and आगे भी और ज्यादा जिस तरीके से, I mean, that's he is the new the internet sensation, I would say. So it works, and it's going to work. ऐसा मैं challenging तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा उसमें। दूसरे जो नेता पे आना चाहता हूँ,
वो हैं अमित शाह जी, क्योंकि वो अनडिनाइबली पार्टी में नंबर 2 हैं। पर इस सेशन में जो प्रोटेस्ट हुआ, पुलिस एक्शन हुआ, उन पे भी बहुत सवाल पूछे गए जो आज तक नहीं पूछे जा रहे थे। या जी। ऐसे बोल रहे हैं विपक्ष ओवरऑल ही पूरा अग्रेसिव हुआ, मैं विपक्ष पे भी आता हूँ। तो अमित शाह जी के लिए आप कैसे देखते हैं आने वाला समय? अमित शाह जी के लिए हमने पहले भी बात की थी। उनके लिए थोड़ा हेल्थ इश्यूज जैसा नजर आता है। उनके लिए भी चैलेंजेस हैं भर भर के। सो फॉर हिम अगेन, सी, जब आपको किसी को हर्ट करना होता है तो पहले आपकी सराउंडिंग्स को भी तो तोड़ा जाता है, आपके ऑरा को वीक किया जाता है, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। यू सेड इट कि ही इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मोदी जी, या उनकी टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर वो हर्ट हो रहे हैं या उनके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं या उनको एक तरीके से टारगेट बनाया जा रहा है, तो समवेयर द रियल टारगेट इज नरेंद्र मोदी. It's not Amit Shah. So Amit Shah ji is also having a very challenging period as per his chart. एंड व्हाट डू यू सी अबाउट राहुल गांधी? बिकॉज सेंस हो ना हो वो तो जनता डिसाइड करेगी, पर एक न्यू फाउंड अग्रेशन है और वेरी अग्रेसिव है। इसको तो आप ये जो अग्रेशन है आप इसको काउंटर प्रोडक्टिव देख रही हैं आने वाले समय में उनके लिए, या यू थिंक दिस विल वर्क फॉर हिम? हाउ डू यू सी राहुल गांधी व्हाटएवर ही इज बीन डूइंग सिंस वी लास्ट टॉक्ड? So, for Rahul Gandhi, you have just asked कि उनका क्या फ्यूचर है. So for Rahul Gandhi, I don't see a very good future. उनका जो एक अच्छा समय था वो निकल चुका है. And in fact, if you remember, आप सॉरी, आपका कोई पंखा या एसी चल रहा है तो बहुत कड़कड़ कड़कड़ कर रहा है, हवा पकड़ रहा है नीचे। वो उनका बैटरी खत्म होगी तो नए फॉर्मेट से वो कर रहे हैं, तो आप सुन लोगे। स्टूडियो में आवाज ठीक आ रही है ना? स्क्रीन तेरे में ब्लैक, स्क्रीन क्यों ब्लैक हो जाएगी? प्राची के लैपटॉप पे देख ले कि कड़कड़ आवाज ना ना। if you want, I can get the wire वाला earphones. हमारा तो ठीक चल रहा, नहीं इनका वाईफाई उड़ गया। वो टेक्नोलॉजी भी तो ऐसी ना, इनके रूम का वाईफाई उड़ गया। तो मुझे तो आवाज आ रही है आपकी, तो इसलिए शुड आई गो अहेड? हाँ, एक मिनट चेक कर लें, इट्स बेटर बिकॉज अदरवाइज आवाज खराब हो। राहुल गांधी। Okay, so for Rahul Gandhi, he doesn't have a political future anymore. मुझे बहुत क्लियरली दिखता है कि अब जो उनका आगे आने वाला समय है, और पहले भी मैंने कहा था, इफ़ यू रिमेंबर, दैट ही विल बी, उनको तो कुछ लीगल एक्शंस का समय है, उनके ऊपर लीगल एक्शंस लिए जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसे काम वो करेंगे जिसकी वजह से ही विल बी लूजिंग दैट जो एक पॉपुलैरिटी उन्होंने गेन की थी व्हेन राहु अंतरदशा वाज रनिंग फॉर हिम. सो वो पॉपुलैरिटी ख़त्म होने का समय है, एंड इनफैक्ट वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने रहें और उसकी पोजीशन संभाल सकें आगे आने वाले समय में, वो भी मुझे उस पर तो डाउट है. सो राहुल गांधी इज ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड. लास्ट दो नेताओं जिनकी बात मैं करना चाहता हूँ बिफोर आई मूव ब्रीफली ऑन द इकोनॉमी इज यूपी, योगी आदित्यनाथ जी एंड अखिलेश यादव जी। उनका क्या दिख रहा है आपको बोथ लीडर्स के लिए? So we've spoken about them before also. Akhilesh Yadav ji का chart has become, or the dasha pattern I would say, जो dasha period अभी आया है, that is better than before. बहुत strong हो गया है as compared to before. But again, I'll always talk. देखिए, ज्योतिष में comparative study is very important. If I have to see, आपका चार्ट देखना है और साथ में किसी और का देखना है, तो I have to check कि किसका चार्ट ज़्यादा important है, ज़्यादा strong है. So यहाँ योगी आदित्यनाथ जी का चार्ट मुझे कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर लग रहा है फॉर श्योर. और आगे जो इलेक्शंस आ रहे हैं यूपी में, वहाँ उनकी जीत बिल्कुल क्लियरली नजर आती है. पर वो जीत क्या आसान होगी, ऐसा नहीं दिखता है, बिकॉज ऑपोजिशन के जो लीडर हैं उनकी भी कुंडली अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है. सो द फाइट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी हार्ड, लेकिन ही इज गोइंग टू विन. ये भी क्लियर है. ही विल बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, बट वंस ही एक बार बन जाते हैं तो उसके बाद फिर वो वहाँ से उस पोजीशन को छोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जाते भी नजर आते हैं. सो अखिलेश यादव एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन काफी स्ट्रॉन्ग है, बट फॉर चीफ मिनिस्टर नो, हिज कुंडली इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. जी, अब मैं थोड़ा इंडियन इकोनॉमी पे आना चाहता हूँ, क्योंकि अब जब 15 अगस्त के बाद नए साल में इकोनॉमी के लिए आप कैसे देखती हैं? अगर हम उसके सारे पहलू देख लें, जॉब क्रिएशन को लेके भी थोड़ा बताइएगा, शेयर मार्केट भी,
प्रॉपर्टी भी, गोल्ड सिल्वर भी, हाउ डू यू सी द इकोनॉमिक सिचुएशन ओवरऑल? So again, the comparative study thing will come. Economic condition or the situation of other countries and India, if we compare, then we are much better off. But it doesn't mean that economy is not hitting us hard. हमारी अर्थव्यवस्था भी हिल रही है, हमारा इक्विलिब्रियम भी हिल रहा है, हमारा बैलेंस भी हिल रहा है। बिकॉज देखिए, जो भारत की कुंडली का चंद्रमा है, वहां से राहु इस समय ट्रांजिट में 8th हाउस में आए हुए हैं। अष्टम राहु इज नेवर गुड। चंद्रमा की मैंने क्यों बात की? क्योंकि चंद्रमा को लिक्विडिटी कहा जाता है, चंद्रमा को और बुध को फाइनेंस से जोड़ा जाता है। सो चंद्रमा और बुध वहाँ 3rd हाउस में साथ भी बैठे हुए हैं भारत में। सो वहाँ पे उथल पुथल है, वहाँ अश्लेषा नक्षत्र के जुपिटर आए हुए हैं। सो अर्थव्यवस्था हिल रही है, सब कुछ बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, बहुत वॉलेटाइल है। इवन द स्टॉक मार्केट, द मार्केट क्रैश इज राउंड द कॉर्नर। अब ये जो समय अब शुरू हुआ है, जो 15 अगस्त के बाद आपने मेंशन किया, तब से लेके और नवंबर तक का तो बहुत ही वॉलेटाइल, बहुत ही वल्नरेबल है। माय सजेशन इज, अगर आप बहुत एक्सपर्ट नहीं हैं या बहुत अच्छे से स्टॉक मार्केट को नहीं समझते हैं, तो आप निवेश ना करें। डू नॉट गेट इनटू इट। थोड़ा सा आप बच के रहें इस चीज़ से अभी, टिल द एंड ऑफ दिस ईयर एटलीस्ट। एंड कंपैरेटिवली अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टिल वी आर मच बेटर। हमारा जीडीपी अच्छा है, हमारा फाइनेंशियल पूरा स्ट्रक्चर अच्छा है। हम वैसे भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंट्री निकल के आ रहे हैं, निखर के आ रहे हैं। सो दैट वे वी आर डूइंग ओनली गुड। प्रॉब्लम रीना जी है कि कंपैरेटिव इज गुड फॉर पीपल विद मनी, पर जिनके पास नहीं पैसा हो उनको जब पेन हिट करती है, उनके लिए इट इज नॉट गोइंग टू बी अ कंपैरेटिव प्रोसेस, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। तो उसमें Definitely. आपको लगता है कि आम आदमी के लिए कठिनाई वाला ही साल रहने वाला है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इट गोज़ विदाउट सेइंग, ये तो पहले भी हमने बात की थी कि इन्फ्लेशन जिस तरीके से आम आदमी के लिए बढ़ रहा है, चाहे वो तेल हो, पेट्रोल है, केरोसिन है, क्रूड ऑयल है, आपका सिंपलर थिंग्स लाइक यू नो राशन, द राइस, व्हीट, मिल्क, ऑल द डेली रूटीन आइटम्स, सारी चीज़ें महँगी हो रही हैं। कम्यूटेशन महँगा हो रहा है, टिकट्स के जो प्राइसिंग है वो सब बढ़ रहा है। सो for आम जनता, for a lower strata, this is going to be a very tough time, very tough time. And इतना सारा population है, वो संभालना भी it's a big task. जी, टास्क तो बड़े ही हैं और नया साल है इंडिपेंडेंस का, आप बता भी रही हैं कहाँ-कहाँ केयरफुल रहना चाहिए, तो मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी भी है। थैंक यू रीना जी, आपने समय दिया और ये सब टॉपिक्स को कवर किया। Thank you so much for having me. Namaskar.